अम्मी ने कहीं पे भी पूछना तो बाकी बच्चे यूज टू से कि हमने प्ले ग्राउंड में जाना है, मैंने कहना जी मैंने जू में जाना है। मैंने अपने बेटे के लिए ही यहाँ पे चीज़ें दोबारा से रिवाइव की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हाफिज़ नवीद ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से। आज हम बहुत ही एक कमाल के शख्स के साथ मौजूद हैं जिन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस किए और आज हम इनके फार्म हाउस पे हैं। ये चिक्स का, मुर्गियों का कारोबार का यहाँ पे कारोबार भी कर रहे हैं और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कब ये सारा सिलसिलाकार शुरू किया और किस किस काम को किस किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो आए चलते हैं नूर भाई की तरफ और इनसे अपनी जो बातचीत है उसका आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हो? जी शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक। सर ये अपने शौक़ के बारे में बताइएगा कि ये शौक़ कब से शुरू किया आपने मुर्गियों का? यार बेसिकली बचपन में मेरे फादर आर्मी में थे, ही वॉज पोस्टेड इन रावलाकोट। अब वहाँ पे जो जहाँ तक मतलब प्रो आर्मी लोग हैं, वहाँ एंटी आर्मी लोग भी होते हैं, तो इट वॉजंट सेफ इन दोज डेज़ के बच्चे बाहर हम निकलें इस तरह से, क्योंकि जो बंदा जितनी हायर पोस्ट पे होता है उतने ज़्यादा थ्रेट्स भी होते हैं। तो बाबा नेवर वांटेड मैं ज़्यादा घर से बाहर निकलूँ, तो उन्होंने मुझे घर में ही एक छोटी सी दुनिया बना दी, जो यही मतलब दोस्त थे मेरे, इन्हीं के साथ बचपन गुजरा। बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, बकरा, मुर्गियाँ, सब कुछ रखा बचपन से ही। घर में ज़ू बना दिया? हाँ, मिनी ज़ू कह लो, घर में रहा है हमारे पास। अच्छा, अब उसमें मतलब ख़ास तौर पे ये था कि पोल्ट्री थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रही, क्योंकि कंजम्पशन की तरफ भी जाते थे। मेरे जो वालिद साहब थे, फादर यूज्ड टू लव देसी मुर्गी, अम्मी जो थी वो ज़रा ब्रायलर ज़्यादा शौक से खाती थी। तो आई वॉज 4 years old जब मैंने पहली दफ़ा 200 मुर्गी का फ्लॉक घर पे पाला। 4 साल की एज में? वेरी गुड। मैं आई विल प्रोवाइड यू द पिक्चर्स एज वेल अपने बचपन की। ओके। तो बचपन से ही मेरा इवन के कहीं आउटिंग भी होती थी ना, तो मेरा दिल होता था कि कोई ना कोई जानवर या कोई ना कोई इसी तरह की चीज़ें हों। आई स्टिल रिमेंबर डिफरेंट इवेंट्स पे जाना है। अभी अम्मी ने कहीं पे भी पूछना तो बाकी बच्चे यूज टू से कि हमने प्ले ग्राउंड में जाना है, मैंने कहना जी मैंने जू में जाना है। तो इसी तरह से रहा है हमेशा से शौक मेरा इन चीज़ों का। तो बचपन से अटैच टू इनके साथ। फिर ये कि फादर मेरे डॉक्टर थे आर्मी में, तो उनकी सुपरविजन में आई यूज टू ट्रीट देम, और वो बचपन से एक चीज़ें चल रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ बड़ा अच्छा रहा है माशाल्लाह। वेरी गुड। तो इसको एज ए बिजनेस आपने कब शुरू किया इस कारोबार को? एज फार एज ये फैंसी चिकन इज कंसर्न ना, तो ये कभी प्लान में नहीं था कि आई विल डू बिजनेस ऑफ इट। ये मैं आपको बताऊं कि इट्स सच काइंड ऑफ अ बिजनेस जिसमें प्लानिंग वाज तो इंटायरली समथिंग एल्स। मैंने अपने बेटे के लिए ही यहाँ पे चीज़ें दोबारा से रिवाइव की थी, वरना प्रोफेशनल लाइफ में जाके चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई थी उस तरह से मैनेज करना। तो बहुत शौक बहुत लिमिटेड लेवल पे रह गया हुआ था। तो मेरा बेटा पैदा हुआ तो देन आई फेल्ट कि यार ये तो हर तरफ ही जो है वो वही सिनेरियो है जैसा उस टाइम में था कश्मीर में, कि बच्चों का बाहर निकलना इज़ नॉट सेफ राइट नाउ। तो मैंने कहा यार जो अब्बू ने टूल यूज़ किया था आई शुड यूज़ द सेम टूल। मैंने अपने बेटे के लिए एक छोटा सा घर के अंदर मिनी जू क्रिएट करने के लिए दोबारा चीज़ें रिवाइव की। मैंने सोचा कि फैंसी चीज़ें होनी चाहिए जो बहुत यूनिक हों। वहाँ से इट स्टार्टेड ऑफ कि मैं कलेक्शंस दोबारा वापस बनानी शुरू की। फिर इवेंचुअली बीइंग अ बिजनेसमैन देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, ठीक है। देयर वाज अ टाइम जब एक स्लम आया, कुछ लोगों ने चीट किया, कुछ लॉसेस हुए, कुछ कुदरती तौर पे हुए, कुछ लोगों के ऊपर रिलाई करने से हुए। तो उस स्लम में आई फेस्ड अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड पे फर्स्ट टाइम ऐसे ही उस, और वो भी कहते हैं ना अल्लाह ताला की ज़ात कई दफ़ा आपको रास्ते खुद दिखाती है, चीज़ें बनाती है। तो आई यूज़ टू मेक पिक्चर्स ऑफ माई फैंसी चिकन्स। तो वो ऐसे ही कपल ऑफ डेज बैक मैं कुछ एड्स पोस्ट कर रहा था अपने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, तो नींद नहीं आ रही थी, तो आई जस्ट पोस्टेड दोज एड्स। मैंने कहा देखते हैं मार्केट रिस्पॉन्स क्या होगा। मुझे आइडिया नहीं था कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इतना शौक है लोगों के अंदर यहाँ पे। तो ये किस सन की बात है, किस टाइम की बात है? ये कोई ऑलमोस्ट 2017-18 की बात है कि मैंने ये एड्स जब पोस्ट किए, नेक्स्ट मॉर्निंग मैं हैरान था कि प्रॉपर्टी के पेड एड्स के ऊपर उतना रिस्पांस नहीं होता जितना इनके नॉन पेड एड्स के ऊपर रिस्पांस मिला। अब मैं उस टाइम में कह लो कि काफ़ी क्रंच टाइम पीरियड से गुजर रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस थे काफ़ी। तो
उस टाइम पे आने वाली ऑफर्स भी अच्छी लगी और दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इट कमर्शियली। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब ये इस फील्ड में पोटेंशियल देखी तो मुझे फील हुआ कि यार ये तो मतलब हम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शौक करके। ये शौक प्लस साइड बिजनेस का बड़ा बेस्ट तरीका है। वहाँ से अल्लाह का करम है, कुछ टाइम पीरियड गुजरा, वो मेरी चीज़ें इवॉल्व हुई, मैं खुद तो वापस अपने ट्रैक पे ठीक हो गया। लेकिन वहाँ से मेरे जहन में एक आइडिया आया कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विडोज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, वो टाइम नहीं दे सकते पार्ट टाइम जॉब्स को या पार्ट टाइम बिजनेसेस को। ये बिज़नेस ज़्यादा टाइम नहीं मांगता, ये आपकी थोड़े से टाइम की एक अच्छी कंसंट्रेशन मांगता है। आप इसको बेसिकली क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं, क्वालिटी ऑफ टाइम चाहिए इसको। आप क्वालिटी टाइम दो वो इस तरीके से कि आपने दिन में एक दफ़ा अगर अपने सारे बर्ड्स को गौर से ऑब्ज़र्व कर लो कि वो ठीक हैं, इनमें बड़े क्लियर सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं इनिशिएटिव्स पे, इनकी आइज़ से, इनके बॉडी पोस्चर से। तो अगर आप उस चीज़ को टाइमली देख के मैनेज कर लो ना तो इसमें बड़ी अच्छी मैनेजमेंट बड़ी आसान हो जाती है। तो इस तरीके से और फिर इसके अंदर पोटेंशियल बड़ा, मार्जिन्स बड़े अच्छे हैं। अभी ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अभी बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें। हाँ, तो आई फेल्ट कपल ऑफ डेज हम देख रहे थे कि कोई पंछी मेला भी था, उसके अंदर भी वो आपने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया हुआ था चीज़ों के अंदर। तो आई फेल्ट के लोगों के लिए ना ज़ीरो से हीरो तक बनने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस से मिलता है, यानी कि छोटी इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेसेस हैंडसम रिटर्न नहीं देते हमारे। लाइक आप कोई मशवरा देंगे कितनी इन्वेस्टमेंट मिनिमम होनी चाहिए तो बंदा ये काम शुरू अच्छा देखो, मैं ये चीज़ भी आपको बताऊं कि यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मैं देखता हूँ सब्ज बाग नहीं दिखाने चाहिए कभी किसी को। यूट्यूब चैनल्स के ऊपर होता है 50,000 घर की छत पे लगाएं, लाखों कमाएं, 2 लाख माहाना कमाएं, 3 लाख माहाना कमाएं। देखो अगर ऐसे होता हो ना तो मैं तो मल्टी मिलियनियर बन जाऊँ इन चीज़ों के साथ, ठीक है। मतलब इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता चीज़ें। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, सबसे बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है इन स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन है इट इज़ स्टिल अ बिजनेस, तो इसको प्रॉपरली करना होता है। ये नहीं होता कि आपने 2 मुर्गियां ली और जाके खुड्डे में छोड़ दी और वो बस आपको मल्टी मिलियनियर बना देंगी, या आपने चूज़े उठाए और वो यूं पल गए और कमाल हो गया। देखो हमारे यहाँ यही मसला होता है, लोग फिर वो चीज़ें एक्सपेक्टेशंस बहुत राइज हो जाती हैं, फिर लोग वो काम सही तरह नहीं कर पाते। इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। अगर आप लेट सपोज मैं आपको बताऊं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो 50,000 तो उससे अगर आपको पर मंथ 50,000 इन्वेस्ट करके 10 to 15,000 रिटर्न मिल रहा है तो दैट्स अ प्रैक्टिकल रिटर्न। कोई और बिजनेस ऐसा नहीं है जो आप अपने हाथ से ऑपरेट कर रहे हो सारे का सारा और वो आपको इतने लगा के इतना रिटर्न दे दे, ठीक है। लेकिन वो 50 लगा के लाख कमाओ वाली कहानी नहीं है, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। प्रैक्टिकली ऑन पेपर चीज़ें बड़ी फ़र्क होती हैं ब्रदर। ऑन पेपर तो ये जितना फ्लॉक आपके पास यहाँ पे मेरा मतलब दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आपको, ऑन पेपर तो मुझे इनसे 10-12 लाख रुपया महाना इनकम आनी चाहिए। तो फिर तो मुझे तो अपने बाकी मेन बिजनेसेस भी बंद कर देने चाहिए, फिर मुझे इन्हीं पे बैठे रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, इस तरह नहीं होता। प्रैक्टिकली चीज़ों में कभी आपकी मुर्गी बीमार होती है, कभी आपकी कोई मोर्टेलिटी होती है, कभी आपका वेदर एक्सट्रीम पे चला जाता है, प्रोडक्शन कम होती है, कभी प्रोडक्शन लेइंग में कम होती है, कभी चिक्स में कम होती है। तो बहुत सारी चीज़ें देखो, ज़ीरो से हीरो तक जाने का सफ़र जो होता है ना वो आसान नहीं होता। प्रॉब्लम्स के साथ होता है। वो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं उसमें, और आपको कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ में लगे रहना पड़ता है। हमारे यहाँ इस काम में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग अगर लेट सपोज एक बंदा उसने काम करना, वो 50 की कैपेसिटी रखता है, वो 50 के 50 से स्टार्ट ले लेगा इस काम को। भाई खुदा न खास्ता आपका कोई मेजर इंपॉर्टेंट ब्रीडर बीच में से कोई मेल एक्सपायर हो जाता है, यू नीड अ बैकअप मनी फॉर दैट, ठीक है। फिर आपके खुदा न खास्ता वो बर्ड्स नए सेटअप पे आते हैं, वो प्रोडक्शन डिले करते हैं, या आपका स्टार्टिंग मैकेनिज्म है उसको समझने में, उन चीज़ों को आपको एक्चुअलाइज करने में टाइम लग जाता है बेसिकली। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप पेशेंस लूज़ करना शुरू हो जाते हो, और फिर लोग कहते हैं कि काम बुरा है। काम को टाइम लगता है, चीज़ों हर काम की मैनेजमेंट है, उस तरीके से लेकर चलें तो वो बेहतर हो जाता है। अब एज फार एज दिस थिंग इज़ कंसर्न के हमारे यहाँ लोग मतलब इस चीज़ को भी सफ़र करते हैं
यहाँ पे क्यों लोग एक्सेल नहीं कर पाते इस बेसिकली फील्ड में, वो वजह ये है कि हमारे यहाँ कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, ना गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट है, ना हमारे यहाँ ये वेटनरीज इस तरीके से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि हम बात करें फैंसी पोल्ट्री की। जी जी। फैंसी पोल्ट्री का इन लोगों ने मतलब उस तरीके से एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता। बहुत कम वेट्स हैं जिन्होंने घरों पे ये फैंसी बर्ड रखे हैं। मेजॉरिटी तो लोगों की चीज़ें संभाल रहे होते हैं, जिनमें देसी, ब्रॉयलर, शेवर, ये वाली चीज़ें, उनको आइडिया ही नहीं है कि एक 40 दिन की मुर्गी में और एक 4 साल 5 साल की ज़िंदगी गुजारने वाली मुर्गी में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आप बचपन से उनको एंटीबायोटिक्स बगैर वजह के देते जाओगे तो जब एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी तब एंटीबायोटिक असर ही नहीं करेगी। असर ही नहीं करेगी क्योंकि पहले ही वो दे के। तो इस तरह की चीज़ें देखने के बाद मैंने इस काम में मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, जितना इस काम में सपोर्ट कर सकूँ। मैं टोटली इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट जो लोग मेडिकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, मेडिसिन भी प्रोवाइड करता हूँ, और कंसल्टेशन तो ऑब्वियसली फ्री है ही है। फनी क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपका पहला लव क्या था, इंसान थे कि जानवर? ये बेसिकली काफ़ी कंफ्यूजिंग वो क्वेश्चन है, क्योंकि इंसान भी एक जानवर ही है। तो इधर वे तो जानवर ही होगा, मैं इंसान चुनूँ या जानवर जानवर ही होगा। ठीक तो है, जानवर ही होगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसमें इस फील्ड में आपको किस किस तरह के प्रॉब्लम फेस हुए कि उसका ज़ाहिर बात है आपने प्रॉब्लम फेस की, उसका कोई सोल्यूशन भी निकाला होगा, तो पहले हमें बताइए कि प्रॉब्लम क्या क्या सामने आया है? देखो, ये जो फैंसी मुर्गियाँ हैं ना, ये हमारी देसी मुर्गियों से बहुत हट के हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरे पास तो मतलब चीज़ें हैं सारी अल्हम्दुलिल्लाह इम्पोर्टेड। तो जो बाहर से बर्ड्स आते हैं उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि एकदम से इनका पूरा क्लाइमेटिक चेंज, एम्बियंस सब कुछ चेंज हो जाता है। तो रैपिड चेंज ऑफ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है ना, वो इनको अच्छा खासा, एक तो ट्रैवलिंग का स्ट्रेस होता है, ऊपर से ये चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तो आते साथ बर्ड्स बहुत अपसेट हो जाते हैं। तो उस टाइम में उनको प्रॉपर टेक केयर करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। और बेसिकली मैंने वही बात जो पहले कही, वेटनरीज को आइडिया ही नहीं होता कि ये किस किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो अगर आप इनिशिएटिवली उस चीज़ को संभालना पहले अंडरस्टैंड कर लो। अगर आपने देखो बेसिकली 0 to हीरो जाना है ना, तो आपको स्टार्ट डायरेक्ट आप इंपोर्ट करोगे, आप लॉस करोगे। ठीक है, इसमें कुछ स्टेजेस हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए चिक रेजिंग से। आपको चूज़ा पालना आना चाहिए। ठीक है, 2 कैटेगरी स्टार्ट्स हैं, मतलब या तो आप ब्रीडर उठा लो लेकिन लोकल म्यूटेशन का जो यहाँ का पला हुआ हो। ऑब्वियसली ब्रीडर भी सस्ता होगा, उसका बच्चा भी सस्ता होगा, लेकिन उसको संभालना आसान होगा। वो ऑलरेडी आपके एम्बियंस में, आपके माहौल में सेटल्ड होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी होनी भी यही चाहिए बल्कि कि आप पहले ब्रीडर उठा लो। लेकिन लेट सपोज आप ब्रीडर अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि आजकल तो जो रेट्स बने हुए हैं, आप आम हेरिटेज ब्रीड्स देख लो, सुसेक्स देख लो, RIR देख लो, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये में तो ये वाले बर्ड्स जा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी वाले इससे भी ऊपर जा रहे हैं। अच्छा नूर भाई, ये बताएगा कि जो लोग इसमें आते हैं, ज़ाहिर बताते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कोई भी कारोबार शुरू करते हैं प्रॉब्लम फेस होंगे। आपने तो प्रॉब्लम सारे तकरीबन देख चुके हैं, ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं। हमें ये गाइड कीजिएगा कि ऑडियंस को भी कि अगर कोई ये काम शुरू बंदा करता है, अगर प्रॉब्लम्स आएंगे किस किस तरह के आएंगे और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं? देखो, सबसे पहली गलती हमारे यहाँ लोग करते हैं अपनी फिजिबिलिटी के अंदर, बिजनेस प्लान प्रॉपरली नहीं करते, जस्ट एग्जीक्यूशंस की तरफ राइट लेफ्ट से एडवाइजेस ली और एग्जीक्यूशंस की तरफ चले गए। तो सबसे पहले तो आपने अपने बिजनेस की फिजिबिलिटी बनानी है। आप कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उसमें कितना आपके पास एज अ बैकअप रहेगा, कितने को आप यूटिलाइज करोगे। अब बात आ जाती है आपका बिजनेस मॉड्यूल क्या होगा। आप बच्चा लेके काम करोगे, अंडा लेके काम करोगे, ब्रीडर लोगे, इंपोर्ट कराओगे, क्या करोगे, वो आपका मेन बिजनेस मॉड्यूल क्या होगा। अब जो मेन बिजनेस मॉड्यूल है ना, उसमें जो स्टार्टर्स के लिए सबसे सूटेड काम है वो ये है कि स्टार्टर्स अपने लिए ब्रीडर बाय करें किसी लोकल म्यूटेशन का। ठीक है, इंपोर्टेड डायरेक्टली जो आता है उसको संभालना, उसको कैटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपके पास वेटनरी भी उस कैलिबर पे बहुत कम लोग हैं जो सपोर्ट कर सकें कि इस आए हुए बर्ड के अंदर जो स्ट्रेस और एम्बियंस चेंज के जितने प्रॉब्लम्स हैं इनको कैसे कैटर करना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेड वाली की तरफ तो लोग आए ही ना, वरना जो स्टार्टर्स हैं वो अगर डायरेक्टली इंपोर्ट की तरफ जाएंगे तो वो लॉस करेंगे और वो बदल हो जाएंगे इस काम से।
अच्छा, अब बच्चे की तरफ अगर जाते हैं तो बच्चे वाला सिलसिला भी मुश्किल होता है, बच्चे को रेस करना और उसकी सारी चीज़ों को समझना। तो सबसे इजी वे जो है इंटरवीन करने का इस मार्केट में वो ये है कि यू जस्ट गो फॉर अ ब्रीडर जो लोकल म्यूटेशन में हो लेकिन अच्छी क्वालिटी का हो। अब लेट सपोज, लेकिन अगर आपको मिलता ही नहीं है, क्योंकि आजकल अब ये इंडस्ट्री ग्रोथ में है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ब्रीडर्स का मिलना मुश्किल होता है। सेकंड प्रायोरिटी रख लें, क्योंकि पट्ठे ले लें जो 2-3 महीने के अंदर रेडी हो जाएं, ठीक है। क्योंकि देखो, ज़ीरो टू हीरो जाने का ना सफ़र बहुत मुश्किल है, वो इतनी आसानी से नहीं आपका होता। वो चीज़ें ओवर द नाइट कुछ भी हाँ, ओवर द नाइट नहीं होती। इट्स अ स्लो प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और आप स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट्स को लेते जाते हो। तो अगर आप लेट सपोज अफोर्ड ही नहीं करते कि आप ब्रीडर ले पाओ, क्योंकि लोकल म्यूटेशंस भी आजकल अच्छी क्वालिटी में 12, 15, 18 हज़ार रुपये पर पीस पे रेट चले गए हैं, तो वो अगर नहीं आप अफोर्ड कर पाते तो फिर आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप चूज़ा लेके पाल लो। आप चूज़ा लो, उसको थोड़ा ब्रीड को बड़ा करो, रेयर करो, जब वो पल जाए थोड़ा, आप उसमें प्लानिंग इस तरह से रख लो कि आपने 3 माह के बच्चे पाल लिए, तो आप उनमें से कुछ बच्चे अच्छी प्राइस पे ऑफलोड कर दो, कुछ बच्चे अपने लिए होल्ड कर लो जिनसे आपने आगे फ्लॉक रेडी करना है। अब इसमें भी लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, हमने 10 बच्चे लिए, बल्कि मतलब कई लोग तो ऐसे भी आते हैं, भाईजान हमने ब्रीड तैयार करनी है, 3 चूज़े, 1 मेल 2 फीमेल दे दें। पहली बात तो ये है कि मेजॉरिटी लोगों को सेक्सिंग नहीं हो पाती इसके अंदर, तो लोग मेजॉरिटी झूठ बोल के दे देते हैं ये इतने मेल इतनी फीमेल हैं। मतलब इतने एक्सपीरियंस के बावजूद मैं कंफर्म नहीं होता कि ये मेल है ये फीमेल है, अंदाज़ा होता है चीज़ों के ऊपर। तो ये है कि एक तो उस किस्म की चीज़ में नहीं जाना चाहिए कि आप मतलब यूं कर लो कि 1 मेल 2 फीमेल लूँगा और वो पाल के ब्रीडर बना लूँगा, ये बिल्कुल ही गलत प्लान होता है। क्योंकि ऑब्वियसली चेक है, मोर्टेलिटी होती है इसके अंदर, आप चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग बच्चा ले लो और जितनी भी अच्छी केयर कर लो, रिस्क होता है बच्चे के अंदर मोर्टेलिटी का। तो आपने अगर कोई ब्रीड तैयार करनी है, कोई 8-10 आप चूज़े लेते हो, उनसे थोड़ा बड़े करते हो, फिर जो स्पेयर तैयार हो गए उनको आप अच्छी प्राइस पे निकाल के कुछ बच्चे और ले लेते हो, इस तरह यू जस्ट स्टार्ट डूइंग री इन्वेस्टमेंट इनटू इट, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा नूर भाई, हमें बताइए कि इसके अलावा और क्या बिज़नेस रन कर रहे हैं आप? यार मैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कर रहा हूँ, साथ मार्ट का काम कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी का कर रहा हूँ। और मेरा जो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है ना, वो भी एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, और स्पेसिफिकली आपके चैनल नेम के साथ गो करते हुए। मैंने जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, आई वॉज ऑलमोस्ट 24-25 ईयर्स ओल्ड। तो उस टाइम पे मेजॉरिटी लोगों ने मुझे कहा कि यार तुम मतलब कंस्ट्रक्शन का ठेकेदारी का बिज़नेस करने जाओगे, एक बिल्डर 60-70 ईयर्स की एज का खड़ा है विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और तुम इस यंग एज पे खड़े हो, तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा, ठेका तुम्हें कौन देगा? कोई बंदा तुम्हें ठेका नहीं देगा। तो मेरी इवन के बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स ने भी पोस्ट किया कि यार ये डायरेक्शन इतनी अच्छी नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो मेरे मामू अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करें, मेरे बड़े दिल के करीब रहे वो, उन्होंने एक दफ़ा मुझे बिठा के थोड़ा सा समझाने की कोशिश की इस चीज़ पे। उन्होंने कहा यार मतलब क्या, क्योंकि मुझे कोई 5-1 महीने हो गए थे हार्ड वर्क करते हुए टू गेट सम कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी, 70 लोगों की लिस्ट थी, जिस पे आई वाज ट्राइंग कि उनको पिच कर रहा था कि ये प्लान है इन्वेस्टमेंट का मेरे पास, अगर हम इस तरह से घर बना के बेचें तो बड़ा अच्छा रिटर्न मिल सकता। तो मेरे मामू ने मुझे कहा कि बेटा मतलब तुम में कौन इस यंग एज में कॉन्ट्रैक्ट देगा? तो मैंने मामू को हंसते हुए, मैं बाकियों से बहस नहीं करता था, लेकिन मामू को मैंने हंसते हुए जवाब दिया। मैंने कहा मामू आपको क्या लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई बंदा देगा, पैसे कोई बंदा देगा? मुझे लगता है मेरा रिस्क मेरा अल्लाह मुझे देगा इंशाल्लाह। अगर मैं कोशिश करता रहूँगा तो मेरे नसीब का रिस्क मिल जाएगा, आज नहीं मिलेगा कल मिल जाएगा। इस जवाब पे मामू हंस पड़े और कहने लगे बस ठीक है बेटा, जो तुमने बात की है, जो तुम्हारा विजन है, दैट इज़ क्वाइट स्ट्रेट, बस ठीक है, अल्लाह करम करेगा, तुम करते रहो। मैंने अच्छा इवेंचुअली इस तरह से हुआ कि मेरे एक दोस्त थे, वो आए हुए थे, और उसी दौरान मैंने एक इन्वेस्टर को अपने घर इनवाइट किया हुआ था, जिनको मैंने पूरा प्लान पिच करना था।
और ये कोई मेरे ख्याल से 60+ बंदा था जिसको मैं पिचिंग कर चुका हुआ था चीज़ों की। अच्छा, ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया था 60 लोगों का। हाँ, मैं बहुत सारे लोगों को बता चुका था कि कई लोग ब्लंटली ना कर रहे थे, कुछ लोग लारा दे रहे थे ट्रक की लाल बत्ती के पीछे, लेकिन चीज़ें चल रही थी। मीनवाइल मैं साथ साथ अपने बजट से छोटा मोटा काम कर रहा था। तो उस दौरान में इस तरीके से हुआ कि वो जब मेरे एक दोस्त आए हुए थे, उनके सामने मैंने बड़ा डिटेल में ब्रीफ किया इन्वेस्टर को। वो चुप करके सुनते रहे, मेरे माइंड में कहीं दूर दूर भी नहीं था कि ये कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो 2 दिन बाद मुझे मेरे उन फ्रेंड की कॉल आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो किधर हो, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार मैं घर पे हूँ अभी। तो उसने कहा यार वो विकास याद है आपको, हमारा म्यूचुअल फ्रेंड? मैंने कहा बिल्कुल याद है। तो उसने कहा यार आप जो है ना वो आ जाओ, तो वो मीटिंग करना चाह रहा है, वो इंटरेस्टेड है। मैं उठ के गया, उसके ऑफिस गया, वहाँ बातचीत हुई। उसने मेरा सारा प्रोजेक्ट सुना और उसको मेरी सारी चीज़ें, मेरा विजन अच्छा लगा। उसने कहा कि भाई मेरे पेरेंट्स इसी तरह की कोई ऑप्शन ढूंढ रहे थे इन्वेस्टमेंट की, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि मैं थ्रू करवा दूँ तुम्हें, मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा, लेकिन अब्बा को कन्विंस करना दैट्स अप टू यू। मैंने कहा ठीक हो गया जी। उसके बाद ऐसा हुआ कि कपल ऑफ डेज़ के बाद उसके अब्बू आए और मैंने उन्हें पिक किया। उसके बाद हमने वी हैड अ वेरी गुड कन्वर्सेशन। मैंने उन्हें सारी चीज़ें पिच की और वो बड़ी कूल काम कलेक्टेड नेचर के थे। वो सुनते रहे, तो मुझे सॉर्ट ऑफ बीच में ऐसा भी लगा कि शायद ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड ना। तो मैं फिर भी बोलता रहा, बताता रहा, कहता रहा। तो जब सारी चीज़ें होगी, ड्रॉप करने का उनको टाइम आ गया, तो बिल्कुल ड्रॉप करने जब गए तो मैं तो दिल में सोच चुका था कि मेरा निकाल के ये भी वो 61 वाले हो गए। हाँ, ये एक और एडिशन हो गया। ठीक। तो लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अंकल ने कहा कि अच्छा, और डायरेक्टली विदाउट एनी क्वेरी, विदाउट एनीथिंग, ही जस्ट आस्क्ड मी कि अच्छा बेटा कब शुरू करना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो मेरे लिए वो मोमेंट्स, वो टाइम क्या था। और मैं उस टाइम पे कितना सेंटिमेंटल हो गया और मैंने अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र अदा किया। अनएक्सपेक्टेड जब हाँ, और कोई ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की मेहनत वाली पिचिंग के बाद इवेंचुअली आई गॉट व्हाट आई वांटेड। और अल्लाह पाक ने करम किया, वो आज भी वो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, उसी काम में चल रहे हैं और हम बहुत सारी चीज़ों में माशाल्लाह एक्सेल कर रहे हैं। और उसके बाद फिर सिलसिले वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा प्रोजेक्ट मिलता चला जाता है, वो फिर सिलसिले बनते चले जाते हैं। और वो इवेंचुअली अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो लोग मतलब कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं कि आप आके मतलब बताएं कि ये चीज़ें ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही आपके साथ। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने नूर भाई की बातें सुनी, ये सारा इनका जो अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस था वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। इस तरह की ज़बरदस्त और बिज़नेस आइडियाज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये स्टोरी अच्छी लगे इसे शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा, ताकि कोई भी बंदा अगर चिक्स का बिज़नेस शुरू करना चाहता है उसके लिए कोई मुफीद बात इसमें से उसे मिले और वो इस काम में कामयाब हो जाए। नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो तक हमारा इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।